बोलता बिजनौर लगातार आपको ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की पल पल की खबर दे रहा है। अपने दर्शकों को घर बैठे एक एक मोमेंट आपको हम लोग लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन अभी बीच में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और इस ब्रेक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। हालांकि ये शख्सियत अक्सर अखबारों की सुर्खियों में, न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में बने रहते हैं और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि इनका प्रशासन से अक्सर सीधा टकराव देखा जाता रहा है। हालांकि इनका कहना है कि ये गरीब, मजलूम और किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए अगर प्रशासन से टकराना होता है तो निडर बेखौफ होकर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी इनका काफ़ी नाम पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाया रहा है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह हमारे साथ हैं। चुनाव में भाग लेने आए थे, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। अपना वोट देकर आ चुके हैं और इस ब्रेक में हम इनसे कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं अपने दर्शकों को आपका तारुफ कराना चाहूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि इस एज में जब आज का यूथ किसान से बिल्कुल बेरुख है और जानता नहीं है, अगर हम बड़े शहरों की बात करें, तो आपके मन में ये कहाँ से आया कि आप किसानों के प्रतिनिधि बन जाएं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? परिवार पूरी तरह से, पिताजी किसान, गन्ने में नौकरी भी पिताजी करते थे, लेकिन पूरी तरह से किसान परिवार से मैं हूँ। और किसानों के दर्द और दुखों को पहले दिन से, जब से जन्म लिया, जब से पैदा हुए, उस दिन से किसानों के दर्द को हमने झेला है, जाना है कि किस तरह से गन्ना लेकर किसान जाता है, किस तरह से वहाँ घटतोली होती है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता। उसके बाद बीएससी करने के बाद एमएससी में मैं तब पढ़ रहा था। नौकरी के दौरान जब देखा मैंने अधिकारी वर्ग में नौकरी करते हुए, जब मैं नौकरी कर रहा था, कि अधिकारी वर्ग के लोग किस तरह से किसानों का शोषण करते हैं, एक आंदोलन के दौरान मैंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के मैं पूरी तरह से किसानों के लिए आंदोलन करने के लिए, तभी से मेरे मन में आया और तब से मैं किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मैं एक वेल क्वालिफाइड यूथ किसान से बात कर रही हूँ। और अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इसको शुगर बाउल कहा जाता है, बेहद इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो आप मुझे थोड़ा संक्षिप्त में ये बताइए कि इस इलाके के जो किसान हैं उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? इस इलाके की क्या, मुख्यतः पूरे देश की ही ये समस्या है। उसी से ये क्षेत्र भी प्रभावित है कि इस देश के अंदर कोई कृषि नीति नहीं है। राजनीतिक दल बार बार, कभी कोई दल की सरकार रही, कभी किसी दल की सरकार रही, ये सारे दल उसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई कृषि नीति नहीं है। आज कृषि विभाग है, लेकिन कृषि विभाग में सब्सिडी खाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। किसान, यहाँ गन्ना बाउल क्षेत्र है, गन्ना होता है, कानून है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिलेगा। 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं मिलता। इस देश की सरकारों ने पेस्टिसाइड इस तरह के लाए, पूरी तरह से देश को गिरवी रख दिया। यहाँ पेस्टिसाइड और बीज इस तरह के आ गए, इस तरह के बीज और पेस्टिसाइड लाए गए जिनसे ज़मीन और मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही लगातार। आज अगर बड़ा काम करने की ज़रूरत है, किसान को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान तो अपना पेट चलाने के कारण, पेट चलाने की उसके ये है कि भाई पेट की भूख मिटे और मेरे बच्चे पढ़ लें, उस कारण वो उस लालच में पेस्टिसाइड वगैरह यूज करता है। आज सबसे ज़्यादा संकट है, अभी हम कोरोना काल से गुजरे, आज अगर सबसे ज़्यादा संकट है और किसान को अगर बचाना, इस देश को बचाना, तो किसान को बचाना पड़ेगा। और किसान ऐसा अन्न पैदा करे जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, ये हम कल्पना करते हैं। इस पर संघर्ष करने जो, तो सरकार के पास इस तरह कोई पॉलिसी नहीं है। गन्ना किसान का भुगतान नहीं मिलता समय पे। पैदावार लगातार बढ़वाने के नाम पे, नए नए बीज लाने के नाम पर, मोनसेंटो एक कंपनी है, वो बीज का व्यापार करती है मोनसेंटो। उस मोनसेंटो कंपनी का जो बजट है वो हमारे देश के बजट से 4 गुना ज़्यादा है और पूरे देश के हमारे बीज पे मोनसेंटो कंपनी का कब्जा है, बायर के साथ उसका टाई अप है। और इस तरह के बीज आ गए कि जैसे घर में हम लौकी, तोरई, घिया वो चीज़ बोते थे, जब तक जिस कंपनी का हमने बीज बोया है उसी कंपनी का पेस्टिसाइड उस पर नहीं डालेंगे तब तक उस पर फल नहीं आएगा। अच्छा, ये आश्चर्य की बात है। जी।
ऐसे जेनेटिक बीज के अंदर गुण डाल दिए तो वो मानव स्वास्थ्य को कितना हानिकारक होगा, कितना नुकसानदेह होगा। आज सरकारें कारपोरेट के हाथों में खेल रही हैं, आज तो बहुत ज़्यादा। जो जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो सरकारें बनती थी उनके लिए उनका लगाव देश की किसान से, देश के गरीब मजदूर से था। आज राजनीतिक और अफसरशाही जिस तरह से करप्ट हुई है उसके लिए सब लोगों को जागरूकता के साथ और पढ़े लिखे वर्ग को विशेष रूप से इकट्ठा होकर सारी जानकारियाँ जुटा के संघर्ष करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य के साथ सरकारें खेल रही हैं, लेकिन अगर चौधरी साहब ये देखा जाए कि इतनी बड़ी आबादी, उसको अनाज मुहैया कराना, उसको खाना मुहैया कराना, तो बिना पेस्टिसाइड्स, बिना उर्वरक, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के बगैर क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है उसका पेट भरा जा सके? बिल्कुल ये मुमकिन है, बिल्कुल पेट भरा जा सकता है, हर हाल में भरा जा सकता है। आधुनिक जो हमारी पुरानी खेती थी, कृषि यंत्रों की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उन यंत्रों के आधार पे, पुराने बीज और पुराने संस्कृति के आधार पे जो हम खेती करते थे उसके आधार पे हम भर सकते हैं। आज अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बैठे हैं, गेहूं की बात करें, गेहूं की खरीद की सरकार भी बात करती है, मात्र 14% खरीद सरकार कर पाई है और उस 14% में भी 8% खरीद केवल हरियाणा और पंजाब की है। पूरे देश के अंदर मात्र 6% खरीद है। तो कहाँ किसान का क्या भला होगा? किसान के घर में अनाज सड़ रहा है पड़ा हुआ। अच्छा, अगर आपके संगठन की बात करें, भारतीय किसान यूनियन एक लंबे समय से है और पिछले 6-7 महीने से पूरा देश देख रहा है कि किसान यूनियन की क्या पावर है। तो अभी आपने कहा कि कोई भी सरकार नीति नहीं बनाती है, तो किसान यूनियन ने, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी कोई नीति नहीं बनाई। एक इतना बड़ा संगठन, देश के हर घर में किसान मौजूद है, तो भारतीय किसान यूनियन का किसानों के लिए क्या रोल है? भारतीय किसान यूनियन एक प्रेशर ग्रुप का काम करती है। हम आंदोलन के माध्यम से प्रेशर सरकारों पे बनाते हैं और जो नीतियाँ लाती है, जैसे अभी 3 काले कानून लाई, तो हम 7 महीने से आंदोलनरत हैं। हम ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप इन कानूनों को वापस लो, ये कानून जो है किसान के हित में नहीं है। तो हम इसी तरह से समय समय पर, जैसे 14 दिन के गन्ने के भुगतान का मामला हो या कोई दूसरे मामले हों, श्री रंगराजन कमेटी को लागू करने का पीछे मामला था, तो उस पर भी हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं और दबाव बना के हम ये प्रयास करते हैं कि प्रेशर ग्रुप के रूप में हम काम करते रहें। और भाग्य लिखने वाले तो राजनीतिक लोग हैं, सरकारी लोग ही कानून बना सकते हैं। हमारे पास कोई कानून बनाने का अधिकार तो है नहीं कि हम कानून बना सकें। और राजनीति के अंदर आज इतना करप्शन आ चुका कि राजनीति एक व्यापार हो गया लोगों के लिए। राजनीति व्यापार है। राजनीति करने लोग इसलिए आते हैं, पहले राजनीति करने लोग इसलिए आते थे कि मैं समाज की सेवा करूंगा। आज राजनीति करने लोग इसलिए आते हैं कि मुझे व्यापार करना, मैं अमीर बनूंगा, मेरा रोब रुतबा रुबाब होगा। आपने बताया कि प्रेशराइज आप करते हैं, आपकी यूनियन पिछले 7 महसूस नहीं होने लगा था पूरे देश को। आप लोग एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, लेकिन 7 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई उस पर कोई प्रतिक्रिया सरकार की नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, ये इस देश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये सारे लोग मौसेरे मौसेरे भाई हैं, सगे सगे। विपक्ष नाम की कोई चीज़ अगर होती तो विपक्ष का काम था, जब लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो रहे थे तो विपक्ष को विरोध करना चाहिए था, वोट विपक्ष को लेने हैं। आज आंदोलन 7 महीने से चल रहा है, लेकिन विपक्ष का कहीं कोई आंदोलन नहीं है। विपक्षी दलों के लोग अगर आते हैं तो वो प्रयास ये रहता है हमारे मंच पे आए, माला डलवाए और केवल ये वोट किसान हमें दे दे। और काफ़ी लंबे समय से यही होता आ रहा है कि भाई सरकारें इन्हीं की बनती है। मैंने पहले भी कहा जैसा कि आज राजनीतिक दलों के अंदर जो करप्शन आया है, राजनेताओं ने राजनीति को जो व्यापार बनाया है, उससे इस देश का जो हालात ख़राब हुए हैं उसका कारण करप्ट राजनीति है। अच्छा, अभी हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम देखने के लिए मिला। गाजीपुर बॉर्डर पर आपके मंच को हाईजैक करने की कोशिश की और उसको लेकर काफ़ी हंगामा रहा। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस तरह की हरकतों को? मैं उस पूरे घटनाक्रम में वहीं पर मौजूद था, गाजीपुर बॉर्डर पर, और ये बहुत ही निंदनीय है। ये सत्ता के जो लोग हैं, ये इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये खून की लाशों पे जो ये राजनीति करते हैं, वो इनका प्लान है कि जातीय रंग देना कहीं ना कहीं जहां आंदोलन चल रहा है। हरियाणा के अंदर भाजपा के विधायकों और सांसदों को उनके घरों तक जाकर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये वहां जहां आंदोलन चल रहा है, जहां आग है, उस आग में कूदने का काम कर रहे हैं। वहां जाके क्या नाम, अपना स्वागत समारोह का नाम ले रहे हैं, वहां जाके लोगों को उकसा रहे हैं। ये
बवाली पार्टी है, ये दंगों पे ही आई है सत्ता में, और ये फिर वही जातीय दंगे, धार्मिक दंगे भड़का के अपनी सत्ता की वापसी करना चाहते हैं और किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचना चाहते हैं। अच्छा, 7 महीने लगभग आप लोगों को बैठे हुए हैं, जी। फ्यूचर प्लान क्या है? अगर सरकार का ये न्यूट्रल रवैया रहता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लगातार आंदोलनरत हैं और ये इस देश के इतिहास में लिखा गया कि लोकतंत्र में इतने लंबा आंदोलन किसान चला रहा है, कई लाख किसान सड़कों पे। हमने अपने खेत का भी काम बंद नहीं किया और हमने आंदोलन भी नहीं छोड़ा। खेत का काम अगर हम बंद कर देते तो हो सकता है इस देश के व्यापारियों को अनाज ना मिलता। हम अन्नदाता इसलिए किसान को कहा जाता है, हमें वो अन्न का भी ख्याल है और उसका भी ख्याल है। बात आपने कही आगे के प्लान की, आगे का प्लान हम सितंबर में बनाएंगे। अभी हम आंदोलन चला रहे हैं, सरकार को कोई सद्बुद्धि आ जाए। अगर सरकार को कोई सद्बुद्धि नहीं आती तो हम सितंबर में आगे का भी प्लान बनाएंगे, और हम बंगाल में भी हमने प्लान बनाया, हम इनका बिल्कुल इलाज करेंगे, सत्ता से इन लोगों को बाहर करने का भी काम करेंगे। जैसे कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और सर पर ही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसमें यूनियन की क्या भूमिका रहेगी? यूनियन की भूमिका, सत्ता क्या चाहती है, क्या होता है, अभी बताएंगे। जब चुनाव आ जाएंगे उसी समय हम तय करेंगे, सितंबर में वो चीज़ें हम तय करेंगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय पर, हम सितंबर में इस चीज़ को तय करेंगे कि हमारा क्या रुख रहेगा। अच्छा, अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं तो पिछले दिनों ज़िला पंचायत चुनाव में आप बड़े सोशल मीडिया पर छाए रहे हैं और खूब वायरल आपकी वीडियो हो रही थी। तो भारतीय किसान यूनियन का कहना तो हमेशा ये रहा है कि वो गैर राजनीतिक दल है, लेकिन आपका अपना राजनीति में दखल, तो इसको किस नज़रिए से लोग देखें? देखिए, जिला पंचायत मेंबर का जो चुनाव है वो किसी सिंबल पे चुनाव नहीं होता, किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता। राजनीतिक रूप से हम अपने संगठन के झंडे डंडा लेकर हम चुनाव लड़े और अपने काम के दम पर चुनाव लड़े और जीते चुनाव। जनता ने प्यार और सहयोग दिया। बात है राजनीति की कि जो सोशल मीडिया पे चला या कोई चीज़ें चलती रही, हम चुनाव लड़ने का भी मन में इसलिए आया। मैं आपसे बिल्कुल सच ये बात बता रहा हूँ कि 2 तारीख को होली थी और 19 तारीख का चुनाव था। मैं 2 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे था और जनता ने इतना प्यार और सहयोग दिया कि मैं 3 तारीख को यहाँ आया और 10 तारीख को नामजदगी कराई और मात्र 10 दिन में मैं चुनाव लड़ा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ इस जनपद के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर, कि लोगों ने बहुत सारी शराब पिलवाई होंगी, बहुत सारे वो लड़े होंगे। मैंने चुनाव लड़ने के बाद जो लोगों ने पैसा दिया मुझको उल्टा 1,38,000 रुपये बचा। लोगों के पैसा दिया, लोगों ने इतना सहयोग और प्यार दिया। और लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, और उसकी बात, मैं जिस सीट पे चुनाव लड़ा वहाँ 18,500 मुस्लिम वोट थे, 6,000 शेड्यूल कास्ट के वोट थे और मात्र 3,000 वोट मेरी बिरादरी के थे। और उन 3,000 वोटों पर राष्ट्रीय लोकदल भी अपना दावा ठोक रहा था, उनके भी प्रत्याशी लड़ रहे थे समाजवादी के गठबंधन से, और फिर भी लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। मुझे जाति और धर्म और बिरादरी से ऊपर उठकर लोगों ने प्यार दिया, और जो प्यार मुझे दिया है ईमानदारी के साथ में, उसी ईमानदारी के साथ में आज भी हम वोट डालने गए तो हमने अगर वोट डाला है तो अपने घर से आके वोट डाला है, नहीं तो तोते पिंजरे के अंदर बंद हैं। तोते पिंजरे के अंदर बंद हैं। हमने खुलेआम अपने आप आके अपने घर से वोट डाला है और ईमानदारी के साथ वोट डाला है। सत्ता पक्ष के लोगों से हम नाराज हैं, इसलिए हमने विपक्ष को वोट दिया। हमें ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं, हमने विपक्ष को। लेकिन सोशल मीडिया के मुताबिक तो आप विपक्ष से भी नाराज नजर आ रहे थे। नहीं, मैंने पहले भी कहा आपसे कि मैं विपक्ष से भी उतना नाराज हूँ। अगर विपक्ष नाराज ना होता, विपक्षी नेता सत्ताधारी दलों के लोगों से मिले हुए हैं, मैं आपके चैनल पर ऑन एविडेंस कह रहा हूँ ये बात। अगर आज विपक्ष चुनाव हारता है और सत्ता पक्ष जीतता है तो इन विपक्षी नेताओं की वजह से जीतेगा। इनकी ऐसी ऑडियो हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं तो 10 ही वोट गिरवाऊंगा। साहब, इन्होंने सब तरफ से, ये भूखे लोग हैं, राजनीति के अंदर करप्शन इतना ज़्यादा है, इतने करप्ट लोग हैं कि ये ज़बरदस्ती किसी का, इनके घर, इनका वो नहीं है कि किसका घर लूट रहा और किसका जल रहा। जब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं जो भी ये चुनाव हो रहा है ये सिर्फ एक ड्रामा है, बाकी सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल, ये ड्रामा कर रहे हैं। इसीलिए हम तो अपने घर से आए, हमने अपने घर से आके वोट डाला और आज तक बिजनौर में दिखा के कोई वोट नहीं डाला होना का। हमने स्पष्ट कह दिया था, भाई कैंडिडेट अपना वोट देख लो विपक्षी, हमने तो दिखा के वोट दिया, हम तो वोट डाल के आए। तो हमें कोई लाग लपेट नहीं, ना कोई हमें लालच है किसी तरह का। अगर हारेंगे, अच्छा आप ये बताओ, जब सत्ताधारी दल के मात्र 8 जिला पंचायत मेंबर बनते हों, जनता ने तो जनादेश विपक्ष के लिए दिया, सत्ता के खिलाफ दिया। फिर भी अगर सत्ता का कैंडिडेट बनता है तो या तो कोई आया होगा तो अपनी ठेकेदारी के, अपने पट्टे के दबाव में आया होगा, या किसी पैसे के दबाव में आया होगा, या कोई गलत काम कर रखा होगा। हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करते हैं,
तो हम आंदोलन इसलिए करते हैं कि हमारे दामन पे आज तक कोई दाग नहीं है। जिला प्रशासन के पास सारा डाटा, सारी चीज़ें, सारा रिकॉर्ड होता है। अगर मैं कहीं ठेकेदारी करूँगा और उस ठेकेदारी में कहीं किसी सड़क में बजरी वो तारकोल कम लगाऊंगा तो प्रशासन तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के तारकोल में अंदर भेजने की बात करेगा ना। हम तो प्योर किसान हैं, अपने घर का खाते हैं, बाहर का इंगे का हम कोई वो नहीं करते। तो हम तो अपने घर का खाते हैं, इसीलिए हम संघर्ष भी करते हैं, इसीलिए अपने घर पर थे। ना प्रशासन की इतनी हिम्मत हुई कि हमें छू पाए और ना किसी ने हमें कोई वो किया। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपने तो जनता का प्यार पाया इसलिए चुनाव लड़ा और किसी सिंबल पर नहीं लड़ा। तो अगर आगे कोई और चुनाव ऐसा है कि आपको बिना सिंबल के निर्दलीय लड़ना पड़े तो क्या आपकी प्लानिंग है, लड़ेंगे आप? देखिए, मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं आज कुछ हूँ, वो मैं आदरणीय राकेश टिकैत जी के आशीर्वाद और जनता ने जो प्यार मुझको दिया। जब राकेश टिकैत जी का आशीर्वाद मुझे मिला तो तब जनता ने मुझे सहयोग किया। उसके बाद जनता ने बाद में सहयोग किया, पहले टिकैत साहब ने प्यार दिया। टिकैत साहब के निर्देश होंगे तो उन निर्देशों का पालन किया जाएगा, जो उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है राकेश टिकैत जी, वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने मुझे संघर्ष करना सिखाया, उन्होंने मुझे वो मेरे बस मैं क्या कहूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। आज मेरी पहचान है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी की वजह से कर रहा हूँ, उनके प्यार और सहयोग की वजह से कर रहा हूँ। जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। आपके स्टेटमेंट से जो वोटिंग के बारे में स्टेटमेंट किया है और जो वाले दूसरे पक्षियों से मिले हुए हैं, सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं विपक्षी लोग, उससे ये लगता है कि विपक्ष जो है वो हारा हुआ नजर आ रहा है। क्या मतलब इसका वो है, उसको कौन सा हवा चलता है? चौधरी साहब, बहुत संगीन आरोप आप लगा रहे हैं। यहाँ लाइव पर सब लोग आपको देख रहे हैं बड़ी तादाद में। आपने कहा बहुत सारे ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो आप इस बात को किस तरह किस नज़रिए से प्रूव करते हैं कि ये सारा एक रचा रचाया ड्रामा है और पब्लिक का बिल्कुल बेवकूफ़ ये लोग बना रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है कि सत्ता पक्ष के जो वोट आज लेके आया सत्ताधारी दल के लोग, वो 29 वोट अपनी गाड़ी में बैठा के ले आए। कहाँ से ले आए भाई वो 29 वोट? जब विपक्ष के पास वोट थे, जनता ने सहयोग दिया था, तो वो वोट उधर कैसे पहुंच गए? पहला तो इसी बात से स्पष्ट होता है कैसे पहुंचे भाई वोट वो उधर। भाई जब टिकट दिया हमने, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, किसान यूनियन का, मैं किसान यूनियन का आदमी हूँ। अगर मैं किसान यूनियन से अलग हटके जा रहा हूँ तो या तो मैं बगावत कर रहा हूँ किसी लालच में, या किसान यूनियन के जो हाईकमान है वो मुझे कोई ना कोई निर्देश दे रही है। कोई ना कोई तो कारण रहता है पीछे जाने का। तो इस षड्यंत्र में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं? विपक्षी दलों के, राजनीतिक दलों की ही कमी है। राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उन्हीं की कमी है और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। चुनाव परिणाम भी सामने आ जाए। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ये हमने अपना काम भी किया। हमारा तो प्रार्थना है परमात्मा से ये कि भाई किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार का रथ है, वो रथ कम से कम बिजनौर में रुकने का काम हो जाए। अब तो ये है कि भाई क्रॉस वोटिंग और वो क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कौन किसी पे वोट दे रहा। वोट तो गोपनीय है, तो किसने किसे दिया, क्या नहीं किया होगा उस पर निर्भर करता है। तो हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते 3 बजे चुनाव परिणाम आएगा, 4 बजे, तो हम तो यही है कि भाई ये अहंकार का नाश हो और अहंकार रुक जाए। अच्छा, ये जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, हम सबको पता है कि ये किस तरीके से होते हैं। ये जनता का चुनाव तो है नहीं, जनता ने तो अपने सदस्यों को अपना विश्वास मत दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें बड़ा खेल होता है और इतने बड़े क्षेत्र का जो चेयरमैन होता है उसको जिस तरीके से चुना जाता है और इसमें पैसों का जो इतना बड़ा गेम होता है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस तरीके के चुनाव को आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, भाग्य लिखने वाले जो लोग हैं वो राजनीतिक लोग ही होते हैं। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा आप किस नज़रिए से देखते हो, तो मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने आंदोलन और संघर्ष किया, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए हैं। आज हम मेंबर बन के आए हैं तो हम उस सदन में भी बैठेंगे तो हम प्रयास करेंगे। हम ये तो नहीं कहते कि हम पूरा साफ कर देंगे या हम कर सकते हैं या हम कर देंगे। ये वो कहावत है कि अकेला चना पहाड़ नहीं घूम सकता। हम पे भी बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे आरोप हो सकता है। आज काउंटिंग हो जाएगी बाद में, उसके बाद हो सकता है हम पे भी कोई आरोप लगा दे, कुछ लगा दे, पता नहीं होता लोगों का अपने स्वार्थों में क्या कहते हैं लोग क्या नहीं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ईमानदारी के साथ में काम हो
और ईमानदारी के साथ में चले। हमारे साथ संगठन की और जनता की ताकत हमारे साथ है, तो हम जनता की ताकत के हिसाब से उसको प्रभावित करेंगे। और हम उस हाउस के अंदर बैठ के, अगर हाउस के अंदर हम बैठेंगे तो बाहर जनता उसके लिए संघर्ष करेगी। जनता हमारे साथ है, जनता को हम पे विश्वास है, ये हमें उम्मीद है। चौधरी दिगंबर सिंह हमारे साथ बात कर रहे हैं और बड़ी बेबाकी के साथ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इन चुनावों में। हालांकि ये सब स्पष्ट तो चुनाव का रिज़ल्ट आने के बाद होगा, लेकिन उनका बेबाक तरीका ये बताता है कि उनको इन सारे चुनावों की बेहद जानकारी है। किसान के मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ बात की है और किसान यूनियन में उनका दखल किस तरह हुआ, उनके आइडियल राकेश टिकैत को वो कितना सम्मान देते हैं, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ बात की है। बोलता बिजनौर की टीम उनका बेहद शुक्रगुजार है कि इस टाइम में उन्होंने, इस गहन टाइम में जब चुनाव का रिज़ल्ट घोषित होने वाला है और पल पल की खबर बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं। और बोलता बिजनौर की टीम आपको फिर से चुनाव की पल पल की अपडेट देने के लिए बहुत जल्दी हम लाइव पर आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बोलता बिजनौर।